हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है संगम साहित्य। तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, कंसंट्रेट करना है और एट द एंड ऑफ द क्लास अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज क्वेश्चन होंगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। संगम साहित्य। देखिए, संगम जो प्रथम संगम पांड्यों की प्राचीन राजधानी मदुरा में हुआ, जो अब समुद्र में विलीन है। इसी राजधानी में 89 पांड्य राज्यों के संरक्षण में एक विशाल संगम का आयोजन किया गया था, जिसमें 549 सदस्यों ने भाग लिया था। ये पांड्यों के महान कवि माने जाते थे, जिनकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने करी थी। इस संगोष्ठी में 4499 कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की थी। ऐसा माना जाता है कि इन रचनाओं को तमिल के ग्रंथों में संकलित किया गया, जिसके कुछ नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1, अक्टियम परिप्लाय मधुरनैर मधुनय कलरी अवैरी आदि। परंतु आज हमारे पास इनमें से कोई भी ग्रंथ पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके विवरण हमें कुरल की रचनाओं में, जो कि तोलकपियम है, में तथा तमिल महाकाव्यों में मिलते हैं। संगम का रचनाकाल जो है 100 ईस्वी से 150 ईस्वी के बीच में बैठता है, जबकि तमिल कवियों के अनुसार इस रचना का काल 8849 वर्ष पुराना है। संगम साहित्य के अध्ययन से के.एल. बासन जैसे इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि तमिल साहित्यकारों द्वारा प्रथम संगम को प्राचीनतम बताने की दृष्टि से इतना लंबा बताया गया है, जबकि लेखन छंद रचना की दृष्टि से इसका कार्यकाल 100 ईसा पूर्व के आसपास तक बैठता है। ये थे हमारे पास प्रथम संगम। अब हम द्वितीय संगम की बात करेंगे। पांड्यों की पहली राजधानी मदुरा समुद्र में विलीन होने के बाद पांड्य शासकों ने कपाटपुरम में अपनी नई राजधानी स्थापित करी। जो पांड्यों की पहली राजधानी थी मदुरै, वो समुद्र में विलीन हो गई। उसके बाद जो पांड्य है, उन्होंने कपाटपुरम में अपनी नई राजधानी जो है स्थापित करी, जहाँ पर 59 पांड्य शासकों के संरक्षण में द्वितीय संगम का आयोजन किया गया। इस संगम के सदस्यों की संख्या 49 थी तथा संगम की अध्यक्षता जो है अगस्त्य ऋषि की देखरेख में हुई थी। इस संगम में 3700 कवियों ने अपनी रचना प्रस्तुत की, जिनको तोलकपियर में संकलित किया गया है। तृतीय संगम। ऐसा माना जाता है कि पांड्यों की जो दूसरी राजधानी कपाटपुरम थी, वह भी समुद्र में विलीन हो गई और तृतीय संगम काल आने तक पांड्यों ने एक नई राजधानी स्थापित की, जिसका नाम मदुरा था। इस संगम में 49 सदस्यों ने भाग लिया तथा 449 कवियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की। पांड्य साहित्य नेदुथुप के परिपादल और नेत्रिनयी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह संगम 1850 वर्षों तक चला, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इसका कार्यकाल संस्कृत शब्दों का तमिल में सम्मिलित होने तथा संस्कृत रचनाओं के आधार पर इसका कार्यकाल 100 वर्षों तक आंका गया है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से 150 से 250 ईस्वी तक माना जाता है। इन कवियों का संकलन नेदुथुप के नेत्रिनयी परिपादन तथा बरिनाम नामक ग्रंथों में किया गया है। संगम साहित्य के 5 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, जिनमें शिल्पपदाकारम, मणिमैखले, जीवक चिंतामणि, बलपति और कुंडलकेसी है। इनमें से जो अंतिम दो महाकाव्य हैं आज उपलब्ध नहीं है, परंतु प्रारंभिक 3 महाकाव्य पांड्य राज्य की सामाजिक संरचना, धार्मिक विश्वास और राजनीतिक प्रशासन के विवरण उपलब्ध करवाने में संगम साहित्य के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। शिल्पादिकारम दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है, परंतु इसके रचनाकार हमें ज्ञात नहीं है। एक मान्यता के अनुसार इस महाकाव्य की रचना चेर वंश के राजा सेनगुटवन के भाई लागो ने की थी। इस महाकाव्य में पुहार प्रांत के एक व्यापारी, जिसका नाम कोबलर है, की कहानी है, जो कावेरीपट्टनम के पास रहता था। कोबलर का विवाह कणबी से हुआ था। कोबलर एक धनी व्यापारी था, परंतु एक नर्तकी जिसका नाम माधवी था के प्रेम में पड़ जाता है। माधवी के प्रेम में कोबलर अपना घर बार परिवार छोड़ देता है, सारा धन नर्तकी पर लुटा देता है। जब कोबलर के पास कुछ भी शेष नहीं बचता तो नर्तकी उसे ठुकरा देती है। एक संपन्न व्यापारी अत्यंत गरीबी की अवस्था में जो है अपनी पत्नी को याद करता है और कणबी के पास जो है पहुंच जाता है। वह
उसे माफ़ कर देती है और घर का कार्य चलाने के लिए कोबलर को अपनी पायल देती है। कोबलर जब पायल लेकर बाजार पहुंचता है, ठीक उसी समय राज्य में चांदी की चोरी हो जाती है। सिपाही जो है कोबलर को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं और उसे मृत्यु दंड दे देते हैं। जब कण्वी को सच्चाई का पता चलता है तो वह राज्य में आग लगा देती है और सती हो जाती है। माधवी इस घटना को सुनकर सब कुछ त्याग देती है, बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। कण्वी स्वर्ग में अपने पति के साथ मिलती है। यह कहानी कण्वी के पतिव्रता होने उसके सतीत्व का प्रमाण देती है। दक्षिण भारत में कण्वी को देवी के रूप में और सती के रूप में पूजा जाता है। तो ये थे हमारे पास संगम साहित्य के बारे में आज का हमारा टॉपिक। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।